नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। भाई आज हमारी मैथमेटिक्स गणित की पैडागोजी क्लास रहेगी और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर 125 तक डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, गणित की पैडा में आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ये लगभग एक सपना ही समझ लीजिए आप, क्योंकि गणित की पैडा ऐसी है जिसे टीचर भी पढ़ाने में थोड़े से हिचकिचाते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ाएं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड का यूज करोगे तो आपको इसमें भी 15/15 बड़े आराम से मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली नेगेटिव पॉजिटिव होता क्या है, क्यों कोई वर्ड पॉजिटिव है, क्यों कोई वर्ड नेगेटिव है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आप इस गणित की पैड़ा से डरते रहेंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव सीखने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। जिस सब्जेक्ट की भी आप क्लास देख रहे हैं, चाहे मैथ की हो, सीडी की हो, एसएसटी की हो, साइंस की हो, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास अगर आप देख रहे हैं उसमें सीरियल वाइज देखिए। पहला नंबर सीरियल वाइज का मतलब है, जैसे ये 11th क्लास है, तो चलो जैसे आप कोई पहली बार आया है 11th क्लास देख रहा है तो आप 1 से स्टार्ट करें आप, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो जो क्लैरिफिकेशंस मैं देता हूं कि भाई पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव है, वो आपको समझ नहीं आएंगी। अगर वो समझ में नहीं आई तो मेरा पढ़ाना है बेकार। फिर तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, उसमें फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे यहाँ पढ़ना है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी ट्रिक है जो 101% आपको सीटेट क्लियर करवा देगी, गारंटेड। चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो भाई पॉजिटिव उद्देश्य तो हमारा पॉजिटिव होगा। प्रश्न को आप इस तरह से पढ़ें कि नेगेटिव बात पूछी जा रही है या पॉजिटिव बात पूछी जा रही है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि नेगेटिव पूछा है या पॉजिटिव पूछा है तो आप समझ लीजिए आपको आंसर भी मिल जाएगा। अनुप्रयोग, देखो प्रयोग पॉजिटिव होता है, समझ और बोध पॉजिटिव होता है, रचना या सृजन ये भी पॉजिटिव होता है, और ज्ञान लगभग ये नेगेटिव होता है। लेकिन पूछ वो पॉजिटिव रहा, क्योंकि उद्देश्य तो पॉजिटिव ही हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब हम 3 में फंस गए, 1 2 3। जब आप इस तरह से फंस जाओ तो इसके लिए मेरे पास 3 मंत्र हैं। पहले मंत्र में आप देखेंगे कि ब्रॉडनेस कहाँ ज़्यादा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चे का भला ज़्यादा कहाँ हो रहा है, बच्चे को लचीलापन कहाँ मिल रहा है, बच्चा सृजनात्मक क्रियात्मक कहाँ हो रहा है। तो भाई प्रयोग में भी बच्चे का ही भला होता है, बोध समझ जाए बच्चा ये उसका भला होगा, रचना सृजन करेगा तब भी भला होगा। तो पहला मंत्र तो हमारा नहीं चला। अब लगाएंगे दूसरा मंत्र कि पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ ज़्यादा है। तो भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये मंत्र भी नहीं चला। अब होंगे हम तीसरे मंत्र की तरफ बढ़ेंगे। अब आप पढ़िए क्वेश्चन दोबारा से। वो क्या कह रहा है, आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कह रहा है, तो सृजन, फोर्थ आंसर होगा रचना वाला। ये 3 मंत्र अगर आप अपनाएंगे जब फंस जाए तब, जैसे तो फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी आप नेगेटिव पॉजिटिव से आंसर बता दोगे, लेकिन फिर भी फंस सकते हो क्योंकि ये सीटेट है। तो आप 3 मंत्र अपनाएं, क्वेश्चन का आंसर आपके पास भागता हुआ आ जाएगा। कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या होगी। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ना फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया कि मौखिक रूप से बच्चा सारे सवालों का हल दे देता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो उसको प्रॉब्लम आती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे लिखने की जो समस्या है इसका समाधान करना है। भाई ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देंगे, अभ्यास और परीक्षा बिल्कुल नेगेटिव है। परीक्षा या अभ्यास क्यों नेगेटिव है, अभी आप तभी सीख पाओगे जब क्लासेस को सीरियल वाइज देखोगे। लेकिन अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स का नेगेटिव पॉजिटिव ही आता है और सेकंड में 75 का, और नेगेटिव पॉजिटिव से इतना बेहतरीन हो जाएगा कि बटे बटे नंबर भी आ सकते हैं अगर आप थोड़ा ध्यान से सीख लो। तो इसलिए सीरियल वाइज क्लासेस देखें बिना स्किप किए। वास्तविक जीवन के अनुभवों की गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना। वास्तविक जीवन पॉजिटिव होता है, अनुभव पॉजिटिव होता है। उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने
भरने हों। संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके भी पॉजिटिव होते हैं। अब देखो मित्रों, इसमें ना थोड़ा सा हमें क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। कैसे? देखो, उसने कहा वास्तविक जीवन। अब वास्तविक जीवन का मतलब जब हम मौखिक समस्याएं देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वो वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं। जैसे हमने बच्चे से कहा कि बेटा मान लो तुम दुकान पे गए, दुकानदार को इतने रुपए दिए, इतने का सामान खरीदा, कितने रुपए वापस मिले, तो ये मौखिक समस्या तो है और ये वास्तविक जीवन से ही संबंधित है, उसके अनुभव से भी संबंधित है, वो भी बच्चा गया होगा कई बार। लेकिन इनको तो वो कर ही लेता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मेन समस्या है कि लिखने में दिक्कत है, उसको त्रुटि कहाँ कर रहा है, वो हल करने में, लिखने में गलतियाँ कर रहा है, लिख नहीं पा रहा है। तो हमें ऐसा काम करना है जो उसको लिखने में सुधार हो। तो इसका आंसर देखेंगे सी। उसको एक कार्यपत्रक देना। कार्यपत्रक मतलब समझ लो आप, एक वर्कशीट होती है जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों, आधी हो गई हैं, आधी छोड़ दी हैं, उसको हल करे, वो खाली स्थान भरे। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ रहा है स्पेशली क्योंकि उसकी खास समस्या, तो उसका खास इलाज करेंगे। थर्ड आंसर रहेगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3 इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा? मुक्त उत्तर प्रश्न वो होगा कि इस प्रश्न को इस तरह से आप बनाओ जिसके कई सारे उत्तर हो जाएं। देखते हैं। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। इसका एक उत्तर आएगा 8। 5 में क्या जोड़ना चाहिए ताकि 8 आ जाए? इसका एक उत्तर आएगा 3। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो। अब देखो, इसका उत्तर हो सकता है 1+7, 7+1, 5+3, 3+5, 4+4, 6+2। बहुत सारे उत्तर इसके हो सकते हैं, 2+6। तो ये हो गया आपका मुक्त उत्तर प्रश्न। और देखिए, हमें क्लास के अंदर जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं वो ही पूछने हैं। इससे क्या होगा कि इससे हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। अगर आपने ये पूछा होता 5+3 कितना होता है, तो इसका उत्तर वही बच्चा देगा जो जानता है, बाकी बच्चे नहीं देंगे। लेकिन आपने पूछा 2 संख्या बताओ जिनका उत्तर 8 होता है, तो फिर इतने सारे बच्चे हाथ उठा देंगे जो ये सब जानते हैं। 5 और 3 का योग क्या होगा? 8। जब भी मुक्त प्रश्न की बात हो तब आपको देखना है कि किसके जब सबसे ज़्यादा आंसर आएंगे वही सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को कुछ पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित में से किस मूल्य को पढ़ा सकता है? कुछ पॉजिटिव पढ़ाएगा, देखते हैं। अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तक की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, सहयोग में संवेदनशीलता। ये चारों ही पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे। सहायता करना पॉजिटिव होता है, साझेदारी करना पॉजिटिव होता है, संवेदनशीलता पॉजिटिव होता है और पुस्तकों की देखभाल करना ये भी ठीक हो सकता है। जब आप चारों में फंस जाओ तब फिर वही काम करना है। आप देखेंगे ब्रॉडनेस, इसमें कोई ब्रॉडनेस नहीं क्योंकि इसमें बच्चे की बात हो ही नहीं रही है। पॉजिटिव वर्ड भी लगभग सभी में आ रहे हैं। तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो, यहाँ पुस्तकों की बात हो रही है कि पुस्तक कहीं रखी है, कहीं नहीं रखी है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसमें क्या है कि वो पुस्तकों की अच्छी देखभाल, ये टॉपिक पढ़ा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। पहला है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करेंगे। शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। ये 4 स्टेप बताए गए हैं। आप इनको क्रम में लगाओ कि अगर आपको ये चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है तो सबसे पहले क्या करवाओगे। तो देखिए भी, सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ करवाना जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील करे। सबसे पहले बच्चे से आप कराओ सरल अवलोकन। पहला काम, जब बच्चा अवलोकन कर ले, देख ले, जब आप समझ लो आप लंबाई सिखाना चाह रहे हो, जब बच्चा देख ले तो इसके बाद अमानक इकाई। अमानक इकाई का मतलब है कि आप जैसे क्लास के अंदर हो और वहाँ बच्चे से कहो कि हाँ भाई चलो आज हम ना क्लास की जितनी भी चीज़ें उनको मापेंगे। चलो सब लोग अपने अपनी हाथ से नापो। जैसे डेस्क है, कितने हाथ का डेस्क है, या हथेली से नापो या अंगुल से नापो। बच्चा नापेगा, उसके लिए गेम हो जाएगा, खेल हो जाएगा। तो पहले वो अवलोकन करेगा कि मुझे क्या नापना है। फिर अमानक इकाइयाँ। अब मान लो एक ही ब्लैक बोर्ड है, 2 बच्चों ने उसको एक हाथ से नापा, हाथ उसको बीता भी बोलते हैं कहीं पे।
तो एक बच्चे ने कहा सर 4 बीते का है, एक बच्चे ने कहा 5 बीते का है, एक कह रहा है जी 3 ही बीते का है। तो फिर यहाँ फ़र्क आ गया। आप बच्चे से कहोगे कि बेटा ब्लैक बोर्ड तो एक ही है, तो ये फ़र्क क्यों आ रहा है? ये इसलिए फ़र्क आ रहा है कि किसी की उंगली बड़ी है, किसी की उंगली छोटी है, इसलिए फ़र्क आ रहा है, किसी का हाथ बड़ा है। तो जब आप बच्चे को ये चीज़ बताओगे, पहले अवलोकन करवाओगे, इसके बाद अमानक इकाइयाँ, यानी कि किसी बच्चे का तो 4 अंगुल आ रहा है, किसी का 5, किसी का 6, तो ये फ़र्क क्यों? क्योंकि आपके अंगुल यानी कि बच्चों के अंगुल किसी के छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड तो एक ही था, जो कि मैंने बताया। तो फिर अब कैसे सही होगा? तो अब हमें चाहिए मानक इकाई, यानी पहला काम ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे, तीसरा मानक इकाई। जब मानक इकाई यानी कि जो इंची टेप आपके पास या फुट्टा है, जब उससे नापेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा, तो बच्चा कहेगा हाँ ये सही है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा स्टेप ये कि जो मीटर इकाई इनके बीच संबंध, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, ये सब संबंध बच्चों को आप सिखाएंगे। तो ये वाला क्रम रहेगा 3rd, 2nd, 1st, 4th। तो भाई ये वाला क्रम कौन सा है? ये है आपका डी। अगला प्रश्न देखेंगे। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? पॉजिटिव चीज़ जरूरी होनी चाहिए। देख लो, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, तकनीक नेगेटिव। अधिकतम सूत्रों को याद करना, सूत्र और याद करना नेगेटिव। याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, प्रत्यास्मरण करना, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सारे वर्ड नेगेटिव हैं। ये जो मैं बताता हूँ इसको लिख लिया करो, ये तुम्हारे काम आएंगे। बहुत जल्दी सवालों का हल करना, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे उसे ज़्यादा ही जल्दी है, ज़्यादा जल्दी है तो उसको जाने दो, होल्ड पे कर दो। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बना पाना। अगर बच्चा संबंध बना ले तो ये बात पॉजिटिव होती है। आंसर करेंगे डी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक कहाँ से शुरुआत कर सकता है? पॉजिटिव चीज़ से शुरुआत करो। हर प्रश्न को इसी तरह से पढ़ो। पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव आंसर 100% मिलेगा। बस आप नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस का एक तरीका ये है कि आप मुझसे PDF ले सकते हैं। मेरे पास सीटेट से रिलेटेड लगभग 32-33 PDF हैं, जिनमें 3200-3300 ही प्रश्न हैं। इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाफट आपके आंसर निकलने लगेंगे, कोई सीटेट नहीं रोक सकता आपका। देखिए, दिखाता हूँ आपको। भिन्न आकारों की आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। सूत्र नेगेटिव। हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न विभिन्न पॉजिटिव वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र नेगेटिव का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप देखिए दो चीज़, ये तो सूत्र पक्का नेगेटिव, ये पक्का नेगेटिव, तो ये दो तो छोड़ दो। अब देखो, जो गौतम सीटेट क्लासेस पढ़ रहे हैं वो तो आप सिर्फ किस में, दूसरे में और चौथे में अटके हुए हैं, जबकि बाकी लोग अभी तक चारों में अटके हैं, क्योंकि गौतम सीटेट क्लासेस वालों को पता है कि सूत्र नेगेटिव होता है तो उत्तर हो ही नहीं सकता। अब देखेंगे, दो में फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट में तो ऐसे सवाल भी आएंगे जब चारों में फंसोगे। तो मंत्र जो मैंने दे रखे हैं 3, उनको तीनों मंत्रों को याद कर लो। पहला मंत्र ब्रॉडनेस देखो, अब दूसरा देखो हथेली, पत्ते, नोटबुक, विभिन्न, सहायता। तो देखो ये जो है एक ब्रॉड टर्म हो गया, कई सारी चीज़ों पे विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आप उसका क्षेत्रफल की तुलना करवा रहे हो बच्चे से, तो बच्चा इसमें ज़्यादा सीखेगा। यहाँ इकाई वर्ग गणन का मतलब होगा, ये भी सूत्र होता है एक तरह से, सूत्र की सहायता से, तो नेगेटिव ही होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगर आप मेरे नेगेटिव, पॉजिटिव और मेरे बताए गए तीनों मंत्रों पर चलोगे, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। CD और पैडा का वैन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन सा है? देखिए, वैन हिले से रिलेटेड सीटेट में 2 सवाल कम से कम हमेशा आते हैं, 3 भी हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वैन हिले समझना है विद ट्रिक, तो आप जाइए गौतम सीटेट क्लासेस, यानी कि मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है गौतम स्ट्रिक। उसमें गौतम स्ट्रिक में नहीं है, ये है आपका थ्योरीज एंड थिंकर्स। प्लेलिस्ट का नाम है थ्योरीज एंड थिंकर्स। इसमें जाइए, इसमें वैन हिले का वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिए। ज़िंदगी में एक बार ही देखना है और आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए, क्योंकि इसमें ट्रिक भी शामिल है। बाकी जो वैन हिले उन्होंने बात की थी ज्यामितीय चिंतन की, ये चीज़ फिक्स है। इसमें क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, जब चीज़ें फिक्स होंगी तो फिक्स आंसर देंगे इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण कैसा हो? इसमें ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा, नेगेटिव पूछ रहा, पॉजिटिव, कोई बात नहीं। ऑप्शन देखो,
गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। संकीर्ण, सीमित, नेगेटिव। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। देखते हैं, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीय देखो उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, चिंतन, पॉजिटिव। महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, ये भी पॉजिटिव लग रहा है, ये भी पॉजिटिव। अब देखो ये 3 पॉजिटिव लग रहे हैं, तो 300 आंसर हो नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? ये ऐसा भी कई बार होगा कि आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव की प्रैक्टिस है तो आपको आंसर पता चल जाएगा। एक बार इसको और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या करेगा? अब देखो अब ये क्वेश्चन समझ में आया जब नेगेटिव पॉजिटिव हमने कर लिया। अगर आप सिर्फ संक्रियाएं करवाओगे, मात्राएं सिखाओगे, मापन सिखाओगे तो ये संकीर्ण उद्देश्य है, जबकि हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चा मैथमेटिक्स को उसके अपने जो उसका वास्तविक जीवन है, जो दैनिक जीवन है, उसके साथ कनेक्ट करके चीज़ों को सीख सके। लेकिन आप फिक्स चीज़ें करा रहे हो तो ये संकीर्ण उद्देश्य है, उच्च उद्देश्य नहीं है। चिंतन नहीं हो पा रहा है इसमें, महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है ये, तो आंसर होगा सी। इसमें ये नेगेटिव पूछ रहा था, पहले पता नहीं चला लेकिन अब पता चल गया। ऐसा मैंने इसलिए किया इस क्वेश्चन में ताकि आप इस बात को समझें कि इस तरह के प्रश्न भी आएंगे मैथ में। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से कर ली है तो आपका गलत नहीं होगा सवाल। कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को इतना जमा इतना और इतना का योग करने के लिए कहता है, 45, 62 और 728 को। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर को निम्न तरह से लिखता है, 4562, 728 दोनों को जोड़ दिया। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में कमी है। किस चीज़ की कमी है? योग के कौशल की, स्थान्यमान की अवधारणा, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग का कौशल, या योग के किसी क्रम की अवधारणा। तो भाई इसका आंसर है स्थान्यमान। एक बात आपको बता दूं, ये जुगाड़ वाली बात है कि जहाँ स्थान्यमान लिखा है ना, आप देखना 90% उत्तर वही होगा, पॉजिटिव होता है इतना। अब देखो यहाँ कमी भी है उसको, अगर उसको स्थान्यमान की समझ होती तो वो इकाई के नीचे इकाई, दाही के नीचे दाही, सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखता, बट वो नहीं लिख रहा है, इसका मतलब उसको स्थान्यमान की समझ नहीं है। तो आंसर हमारा होगा बी। तो मित्रों ये थी छोटी सी क्लास, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एनीथिंग, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करें। जब भी आपका मैसेज देखूंगा जवाब ज़रूर दूंगा, बस थोड़ा सब्र करके रखें। बट सीटेट के अलावा और कुछ ना पूछें, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ा ऐसा दूंगा कि 100% क्लियर करवा दूंगा। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें।